हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन लेक्चर। किस चीज का रिवीजन करने जा रहे हैं? हम लोग करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का रिवीजन। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं सर? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो देखो भाई, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है ये कहाँ यूज होता है? तो कमर्शियल वर्ल्ड में इसका यूज है। सबसे ज्यादा कमर्शियल वर्ल्ड में ही इसका यूज हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जब भी पैसे की जरूरत आपको बिजनेस में, जैसे कि पैसे की जरूरत होती रहती है, बहुत सारा पैसे की जरूरत है, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है, तब क्या करेंगे? ये सब डॉक्यूमेंट से हमारा काम चल जाएगा। हम लोग अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट बनाएंगे। कितने टाइप के डॉक्यूमेंट बनाएंगे? यहाँ पे 3 टाइप के डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इससे हमारा काम क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। हमको इंस्टेंटली पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये अगर ऐसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी परफॉर्म करना एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। हमारा परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। हालांकि मैंने आपको राजा महाराजा के साथ साथ बिजनेस का ट्रांजेक्शन के बारे में भी बताया था कि हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज होता आया है। तो बिफोर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतने सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी हर काम करने के लिए, लेकिन आफ्टर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट बना के हम लोग का काम हो जाता है। तो कौन सा एक्ट है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गवर्न करता है? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गवर्न करने का एक्ट का नाम है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें 3 ही इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। 3 ही इंस्ट्रूमेंट को स्पेसिफिकली बताया गया कि यही 3 इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे एज पर दिस एक्ट। कौन कौन सा है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, सिर्फ इसी 3 इंस्ट्रूमेंट को हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं एज पर दिस एक्ट। मतलब इस तीनों डॉक्यूमेंट ही क्या लगेगा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और लोकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी लग सकता है। अगर लोकल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली बोले कि हम तो तुम्हारे शरण में आना चाहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो उन पे लग जाएगा। उन लोकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, उन लोकल यूजेस वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लग जाएगा। नहीं तो ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे लोकल यूजेस एंड कस्टम लगता है, लोकल कस्टम एंड यूजेस ही लगता है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, तो ये एक्ट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे, पूरे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह ये एप्लीकेबल है। ये अफेक्ट नहीं करता है, किस चीज को अफेक्ट नहीं करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट सबसे बड़ा, मतलब ये एक्ट का लेवल ही अलग है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जब भी आरबीआई एक्ट 1934 लग जाएगा, वहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का औकात ही नहीं है। वहां पे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई औकात ही नहीं। तो आरबीआई एक्ट जहां लगेगा वहां पे एनआई एक्ट पीछे हट जाएगा, नहीं तो एनआई एक्ट ही लगता रहेगा। तो हर जगह आरबीआई एक्ट 1934 कुछ नहीं बोला है, कुछ कुछ जगह बोला है, जो कि मैं हम लोग वहां पे देख लेंगे। तो उसके बाद एनी लोकल यूजेस रिलेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज। और ओरिएंटल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बनता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर लोकल लैंग्वेज में बनता है, तो उस पर लोकल यूजेस एंड कस्टम लगेगा, उस पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट खुद बोलता है कि हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के दायरे में आना चाहते हैं, हम पे एनआई एक्ट 1881 ही लगे, तब क्या होगा? तब उस केस में क्या होगा? उस लोकल हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उस पे क्या लग जाएगा? एनआई एक्ट लग जाएगा। बोला कि एनी लोकल यूजेज में बी एक्सक्लूसिव इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ क्लियरली स्टेट्स दैट लीगल रिलेशन ऑफ पार्टीज शैल बी गवर्न्ड बाय एनआई एक्ट 1881। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो ये कब कम इनटू फोर्स हुआ था? 1 मार्च 1882 को। 1 मार्च 1882 को ये इन्फोर्स हो गया था, ये इन्फोर्स हो गया था। तो कहां कहां एप्लीकेबल है? सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट पे, हुंडी हो या अदर इंस्ट्रूमेंट हो, सब पे ये एप्लीकेबल है। अच्छा, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल है, डिबेंचर है, रेलवे रिसिप्ट्स है, डिलीवरी ऑर्डर्स है, बिल ऑफ लैडिंग है। अच्छा, अमेंडमेंट कब आया था? 2002 में, 2015 में, 2018 में इसका अमेंडमेंट आया था। बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट वगैरह क्या पूछा था। अब आता है कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, निगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल, निगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी पेपर। तो ऐसा पेपर जिसको ट्रांसफर किया जा सके उसको हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब आती है बात आगे की। तो मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहली बात, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है एनआई एक्ट में। हालांकि सेक्शन 13 सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोलता है, जो कि प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक है। लेकिन जनरल मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जनरल मीनिंग है, The negotiable instrument is a document which is freely transferable from one person to another person
इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के हो सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जिसपे नाम लिखा हो, जिस पे नाम लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जिसपे नाम नहीं लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो कैसे ट्रांसफर होंगे, वो कैसे निगोशिएट होंगे, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देने को, इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, निगोशिएशन। और इसको एक और चीज बोलते हैं इंडोर्समेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। जब साइन करके हम लोग किसी दूसरे पर्सन को राइट देते हैं इंस्ट्रूमेंट का। तो बोलता है कि आप अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसफर, मतलब उसको क्या हम लोग को अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में निगोशिएट करना है तो कैसे होगा, तो वो होगा आप इंडोर्समेंट से साइन करना, उसका नाम लिखना और साइन कर देना, प्लस डिलीवरी कर देना। डिलीवरी मतलब जा जा जा, कबूतर जा जा जा। कबूतर नहीं सर, यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट बोलो। तो हाँ, डिलीवरी करना मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट उठा के दूसरे पर्सन को दे देना, इंस्ट्रूमेंट उठा के दूसरे पर्सन को दे देना। याद करो हम लोग का एक्चुअल डिलीवरी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी यहाँ पे हो सकता है। और मेयर डिलीवरी मतलब, मेयर मतलब क्या होता है, ओनली डिलीवरी। ओनली डिलीवरी किसमें, जैसे नाम ही ना लिखा हो, उसमें साइन करने की जरूरत है, दूसरे का नाम लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जिस इंस्ट्रूमेंट में किसी का नाम ना लिखा हो वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट का कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे निगोशिएशन होगा, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ डिलीवरी से, अगर अगर कौन सा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। अब बता दो, पहले हम लोग देख लेते हैं कि बियरर इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, फटक से देख लेते हैं। सबसे पहले बियरर इंस्ट्रूमेंट, जहां नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक, जहां जिसको पेमेंट करने वाले हैं उसका नाम ही नहीं दिया होता है, उसका नाम ही नहीं लिखा गया, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बियरर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, अगर नेम ऑफ द पे इज स्पेसिफाइड, नाम तो लिखा है, जैसे अगर राम को हम लोग दे रहे हैं और राम का नाम ही नहीं लिखे हैं, अगर अगर राम का नाम ही नहीं लिखे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बियरर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, अगर राम का नाम तो लिख दिए हैं प्लस इसमें वर्ड लिख दिए हैं और बियरर भी वर्ड ऐड कर दिए हैं, और बियरर भी वर्ड ऐड कर दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर बियरर वर्ड ऐड कर दिए हैं तो बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तीसरा, अगर लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक हो जाए, लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूं लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है। देखो भाई, हम लोग मैं आपको बताता हूं कि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितना कितना हम लोग क्या कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं। तो देखो, करीब बी ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ए को दिया है, ए ने इंस्ट्रूमेंट सी को दिया, सी ने इंस्ट्रूमेंट डी को दिया, डी ने इंस्ट्रूमेंट ई को दिया, ई ने इंस्ट्रूमेंट एफ को दिया, एफ ने किसको दिया, जी को दिया, एच को दिया, एम को दिया और जेड को दिया है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितने बार भी चाहे तो निगोशिएट कर सकते हैं, इंडेफिनिट टाइम तक हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी आपने इंस्ट्रूमेंट किसी को दिया तो उसका नाम अगर लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जब भी किसी का नाम आपने अगर लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर नाम नहीं लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम लोग लास्ट में किसी पर्सन को दिए और किसी पर्सन का लास्ट में नाम नहीं लिखा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैंक इंडोर्समेंट। तो ब्लैंक इंडोर्समेंट अगर हुआ है तो वो क्या हो गया, बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक इंडोर्समेंट, लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक इंडोर्समेंट। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे बियर इंस्ट्रूमेंट। तो यही बोला कि लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होंगे, बाय मेयर डिलीवरी, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से होंगे। अब आता है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसमें पेबल टू पर्सन हो, पेबल नाम लिखा हो, जैसे राम को अगर दे रहे हैं तो राम का नाम लिखा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेबल टू पर्सन। उसके बाद पेबल टू पर्सन और हिज ऑर्डर, राम का नाम लिखा है, पेबल टू राम और हिज ऑर्डर, अगर नाम लिखा है साथ ही साथ और ऑर्डर लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो देखो क्या मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे अगर देखो, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम, अगर प्रॉमिस टू मिस्टर राम है तो क्या हो गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम और हिज ऑर्डर, तो क्या हो गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आई प्रॉमिस टू पे ऑर्डर ऑफ राम, ये क्या हो गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट इंडोर्समेंट इज फुल इंडोर्समेंट। जैसे लास्ट इंडोर्समेंट हुआ है, अगर वो फुल इंडोर्समेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। और बियरर क्या होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट में या तो हम लोगों ने पे का नाम ही नहीं लिखा है, या पे टू राम और बियरर लिखा है, और लास्ट इंडोर्समेंट अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट में हम लोग फटक से देख लेते हैं कि बोलता है कि पेबल टू ऑर्डर ऑफ ए पर्सन, पेबल टू
ऑर्डर ऑफ राम। लास्ट इंडोर्समेंट इज फुल इंडोर्समेंट। इसको निगोशिएट कैसे किया जा सकता है? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से इसको क्या किया जा सकता है? निगोशिएट किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग आगे। अब है कि इंडोर्समेंट, अब है कि इंस्ट्रूमेंट कुछ और टाइप के भी हो सकते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? जब भी नाम टाइम नहीं लिखा होता, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट पे टाइम नहीं लिखा हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जब भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और जब टाइम लिखा रहे तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, इस पे कोई भी टाइम नहीं लिखा है कि कब इसको पे करना है, कब कितने दिन में, 30 डेज, 40 डेज, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, ऐसा कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग टाइम इंस्ट्रूमेंट बोल ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने 3 चीज लिखा है, या तो हम लोगों ने लिखा है कि ऑन डिमांड पेमेंट होगा, तब भी क्या हो जाएगा? ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। या अगर कोई टाइम नहीं लिखा है तब भी ये क्या हो जाएगा? तब भी ये क्या हो जाएगा? तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। या फिर हमने बोला है कि इसको पेमेंट करेंगे एट साइट पे, तब भी ये क्या बन जाएगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। इस सब में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा फुल फ्लेज रिकॉर्डेड वीडियो है, फुल फ्लेज वीडियो है, जो कि लेक्चर 1 के नाम से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें जाके देख लेना। इसमें कोई ग्रेस पीरियड एडेड है क्या? कोई ग्रेस पीरियड देंगे क्या डिमांड इंस्ट्रूमेंट में? कोई ग्रेस पीरियड नहीं देंगे। अच्छा, टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जहां पे आफ्टर डेट हो, या फिर आफ्टर साइट लिखा हो, आफ्टर साइट 30 डेज आफ्टर साइट लिखा हो, या डायरेक्ट 30 डेज लिखा हो, या 10 मार्च डायरेक्ट डेट लिखा हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पे डेट हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेट हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम नहीं लिखा हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? हमेशा ही डिमांड इंस्ट्रूमेंट। देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, फटाक से देख लो कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि ऑन डिमांड दे रहे हैं या एट साइट दे रहे हैं। देखो इस सारे ही के सारे केसेस में कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी टाइम नहीं लिखा है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और ऐसे सारे केसेस में देखना टाइम पीरियड लिखा है, जहां भी टाइम पीरियड लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम इंस्ट्रूमेंट। फिर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन। अगर पेबल टू ऑर्डर कब होगा? जब उसमें लिखा हो कि ये ऑर्डर, ये जो है पेबल होगा ऑर्डर पे, या फिर जब भी एक स्पेसिफाइड पर्सन पे का नाम बताया हो और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो जिससे इसका ट्रांसफर को रोका जा सके। ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेबल टू ऑर्डर। हालांकि ये सब यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, इतना ही काफी है, वहां से पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। अब आता है क्या? अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल कब होगा? जब ये लिखा हो कि पेबल टू, ये पेबल टू बियरर कब होगा? तो जब लिखा हो कि पेबल टू बियरर हो एक, और लास्ट इंडोर्समेंट अगर हुआ है, लास्ट इंडोर्समेंट अगर ब्लैंक हुआ है, तो ऐसे इंडोर्समेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे इंडोर्समेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? बियरर इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट। चलो अब आता है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी भी ओरल नहीं हो सकता, याद रखना, हमेशा ही राइटिंग में होगा, हमेशा ही राइटिंग में होगा। क्या इसको साइन करने की जरूरत पड़ती है? आंसर यस, बिना साइन के काम ही नहीं चलेगा, इसको साइन भी करना पड़ेगा, स्टैम्प भी करना पड़ेगा। याद रखना, स्टैम्प को बाद में हम लोग को कैंसिल भी करना पड़ता है। कैसे? या तो सिग्नेचर करके, या इनिशियल लिख के, या फिर किसी और तरीके से कैंसिल वर्ड लिख के, किसी भी तरीके से आपको कैंसिल करना पड़ सकता है। क्या ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है? हाँ, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। कितने ही इंसानों को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं? जितना मन उतना हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जितना मन उतना। होल्डर्स टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा क्या? हाँ, होल्डर का टाइटल हमेशा ही मानते हैं फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। होल्डर कौन होगा? होल्डर जिसका पोजीशन इन हिज ओन नेम होगा, राइट टू रिसीव मनी होगा, उसका टाइटल हम लोग मानते हैं, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है हमेशा। क्या इट कैन बी ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट सेटिस्फैक्शन? ने बोला कि कितना भी इसका ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना मन उतना उसका ट्रांसफर हो सकता है। किसका? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस। अगर ये प्रॉमिसरी नोट है तो अनकंडीशनल प्रॉमिस लिखा रहेगा, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर चेक है तो अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा रहेगा। इसमें सिर्फ मनी का ही पेमेंट हो सकता है, याद रखना। गाड़ी, भैंस, उसके बाद क्या हो सकता है? बकरियां, ये सब फालतू चीजें इससे निगोशिएट नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर करने की। द प्रॉमिस टू पे, ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात होगी। द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट
द पे मस्ट बी सर्टेन, तो सब कुछ जितना अमाउंट हमको पे करना है वो भी सर्टेन होना चाहिए, द पे भी सर्टेन होना चाहिए, बनाने वाला भी सर्टेन होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे पार्टीज जो है वो सर्टेन होना चाहिए। अब कितना अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं वो भी सर्टेन होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी जरूरी है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाना नहीं होता है, डिलीवरी जब तक नहीं की है तब तक इसको हम लोग नहीं मानते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, कि आपका इंस्ट्रूमेंट बना है, या इसको निगोशिएट तब तक नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट तब तक निगोशिएट नहीं होगा जब तक इसका डिलीवरी ना हो। अगर डिलीवरी नहीं हुआ तो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट नहीं हुआ है। जैसे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, बनाने के बाद उसको साइन वाइन सब कुछ कर दिया, लेकिन अपने ड्रॉर में रख दिया है, अपने पास रखा हुआ, डिलीवरी नहीं किया है, तो कोई दूसरा पार्टी जिसका इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्या वो मेरे पास आके वो बिना देखे अगर लेके चला गया, मैंने उसको दिया नहीं है, खुद से वो लेके चला गया, तो क्या इसको हम लोग डिलीवरी मानेंगे? क्या इसको निगोशिएशन मानेंगे? नहीं, इसको निगोशिएशन हम लोग नहीं मानेंगे। मेयर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को बनाना लायबिलिटी क्रिएट नहीं करना होता है, इसको क्या होना चाहिए, ये डिलीवर्ड भी होना चाहिए, तभी आपका कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होगा। उसके बाद सेक्शन 13 में जो बात की गई उसमें 3 डॉक्यूमेंट की बात की गई। सेक्शन 13 में 3 इंस्ट्रूमेंट की जिक्र की गई है। एक तो है कि प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट मतलब सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 में हम लोग को सबसे पहले किसकी बात की गई है, तो प्रोमिसरी नोट की। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 में हमेशा बात किया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज का। सेक्शन नंबर 6 किसका है, चेक का। सेक्शन नंबर 6 है किसका, चेक का। तो सबसे पहले प्रोमिसरी नोट आते हैं। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, हमेशा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। अच्छा, क्या बैंक नोट या करेंसी नोट को हम लोग क्या प्रोमिसरी नोट बोलेंगे? नहीं नहीं भाई, बैंक नोट और करेंसी नोट को हम लोग प्रोमिसरी नोट बोल ही नहीं सकते। कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, बोला कि देखो बैंक नोट और करेंसी नोट भी जो है वो एक तरीके का प्रोमिसरी नोट है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बना रहे हैं 1881 में, ये प्रोमिसरी नोट, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं है, नहीं है, ये बात पहले ही क्लियर कर दिया। तो ये इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, लेकिन बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं है। उसके बाद ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग मतलब होता है प्रॉमिस, यहाँ पे अनकंडीशनल प्रॉमिस हुआ है और साइन कौन किया है, बनाने वाला। बनाने वाला व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो पे सर्टेन सम ऑफ मनी, जो भी मनी वो पे कर रहा है, जो भी मनी वो पे कर रहा है वो सर्टेन होना चाहिए। किसको पे किया जा सकता है पैसा, टू ए सर्टेन पर्सन, जैसे कि मैं अगर वैभव को पेमेंट कर रहा हूं तो ओनली टू वैभव पर लिखा रहेगा, या फिर ऑर्डर ऑफ वैभव लिखा रहेगा, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को मैं पे कर रहा हूं, ये बात लिखा रहेगा प्रोमिसरी नोट में ही। तो किसको पे किया जा सकता है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू सर्टेन पर्सन, ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मैंने इसको लिखाया भी था आपको। उसके बाद पार्टीज टू द प्रोमिस नोट कितने होते हैं, पार्टीज प्रोमिस नोट के 2 ही होते हैं, मेकर एंड पेई, मेकर एंड पेई। चलो हम लोग इसके जो वहां पे लिखे थे मैं वो दिखा देता हूं आपको। आज आप प्रोमिसरी नोट किधर है, ये रहा, ये रहा, ये देखो। राजू ने बाबू भैया को सेल किया था, तो बाबू भैया ने लिखा था आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राजू और हिज ऑर्डर आरएस 1 लाख आफ्टर 40 डेज। तो ये क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बना है, यहाँ पे प्रोमिसरी नोट है, यहाँ पे देखो साइन किया गया है, स्टैंप किया गया है, मेकर है कौन, बाबू भैया, और पेई कौन है, राजू, जिसको पेमेंट मिलना है। तो पार्टी कितने होंगे, 2 होंगे, एक होगा मेकर, एक होगा क्या, पेई, एक होगा मेकर और दूसरा क्या होगा, पेई। ये बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होता है, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होता है। क्या इसमें भी साइन वाइन करना पड़ेगा, स्टैंपिंग करना पड़ेगा, आंसर यस। चलो, तो बोला कि 2 ही पार्टी होंगे, मेकर एंड पेई। मेकर वो होगा जो प्रोमिसरी नोट को बनाएगा और उसको साइन करना जरूरी है, पेई है जिसको पेमेंट मिलने वाला है इंस्ट्रूमेंट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेई बोलते हैं। ठीक है, अब बात है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो सबसे पहले ये क्या, ये राइटिंग में होना चाहिए, ओरल प्रोमिसरी नोट कभी नहीं चलेगा, ओरली बना के कोई भी फायदा नहीं होगा, तो हमेशा क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। क्या ये एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे है, हाँ एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे ही करना पड़ेगा, मतलब आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम आपको पैसा देने वाले हैं। सिर्फ ये एक्नॉलेज आप कर लेते हो कि हाँ मैंने तुमसे पैसा लिया हुआ है, मुझे 1 लाख रुपया, मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया हुआ है, सिर्फ ये बोल देना सफिशिएंट नहीं है, ये इसमें ऐड जरूर होना चाहिए कि मैं आपसे 1 लाख रुपया लिया हूं, वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पे करने वाला हूं। ये प्रॉमिस जब तक आप नहीं करोगे कि मैं आपको पे करने वाला हूं, तब तक वो वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाता। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशिएंट।
आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू इंडेटेड टू बी 1000। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि अपने आप को कि मैं इंडेटेड हूँ 1 लाख रुपए का, तो सिर्फ इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा, हमको इसमें और भी लगाना पड़ेगा, टू बी पेड ऑन डिमांड। अगर मैं ये ऐड जब तक नहीं करूं कि मैं इसको डिमांड पे कर दूंगा, तब तक इसको हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं। तो ये ऐड करना जरूरी है, सिर्फ इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्त, तो आई ओ यू, मैं आई ओ कर रहा हूं, मैं ओ कर रहा हूं 1000 रुपया आपसे, मतलब मैंने आपका 1000 रुपया लिया हुआ है, सिर्फ ये बोल देने से काम नहीं चलेगा, ये इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं आपका पेमेंट करने भी वाला हूं, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलिड प्रोमिसरी नोट बोलेंगे। उसके बाद डिफिनिट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस में कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए और डिफिनिट होना चाहिए। अगर मैं बोल देता हूं कि मैं अपने शादी के 10 दिन बाद आपको पे करूंगा, तो इसको लॉ बोलता है कि भाई ये तो कंडीशनल हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारा शादी हो, शादी बनते बनते भी टूट जाता है, तो शादी को कभी भी हम लोग मतलब सर्टेन नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे इवेंट को हम लोग ध्यान में रख के अगर बना रहे हैं जो कि होना एकदम पॉसिबल है, जैसे कि कोई पर्सन मर जाएगा, उसके 10 दिन बाद आपको पेमेंट कर देंगे, तो मरना जो है एकदम सर्टेन चीज है, तो उसमें क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट वैलिड हो जाएगा। एक बार और अगर इसमें ये ऐड कर दो कि कोई मरेगा और वो हमको सफिशिएंट अमाउंट छोड़ के जाएगा, तभी हम आपको पे करेंगे, तब फिर ये क्या हो गया, तब फिर ये कंडीशनल हो गया। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। तो शादी को हम लोग वैलिड कंडीशन, मतलब शादी वाली बात बोल रहे हैं तो कंडीशनल हो जाता है, अनकंडीशनल नहीं होता, तो ये नहीं चलेगा। वहीं अगर डेथ के बारे में बात कर रहे हैं तो वैलिड है, लेकिन डेथ के साथ अगर ये लगा देना है कि वो हमको पैसा छोड़ के जाएगा तभी हम आपको पे करेंगे, तो ये फिर कंडीशनल हो गया, अनकंडीशनल नहीं हुआ। तो यही बात बोल रहा है कि प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड कंडीशनल। इसका प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए, डेफिनेट और कंडीशनल होना चाहिए। उसके बाद पार्टी मस्ट भी सर्टेन होना चाहिए, मेकर एंड पेई जो भी है, जो भी पार्टी है, मेकर एंड पेई है, सब भी सर्टेन होना चाहिए, यानी कि हम लोग को पता है कि कौन पैसा दे रहा है और किसको पैसा देने वाला है। ये सारा कुछ कौन किस पे इंस्ट्रूमेंट बनाए, ये सारा कुछ सर्टेन ही होना चाहिए। फिर एक बात, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर। सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट मना करता है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा, जो भी प्रोमिसरी नोट हम लोग बनाएंगे, वो बियरर नहीं बना सकते। देखो इसके लिए हम लोगों ने चार्ट बनाया था। देखो प्रोमिसरी नोट कितने टाइप के बन सकते हैं, प्रोमिसरी नोट बन सकते हैं कितने टाइप के, तो ऑर्डर बियरर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, आंसर यस। टाइम इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, हाँ, तो क्या दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बियरर प्लस टाइम, हाँ हाँ अलाउड है। एज पर एनआई एक्ट आप बना ही सकते हैं, बियरर प्लस टाइम भी बना सकते हैं। एज पर एनआई एक्ट ऑर्डर प्लस टाइम भी बना सकते हैं। एज पर एनआई एक्ट बियरर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, डिमांड वाला भी, बियरर प्लस डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं, और ऑर्डर प्लस डिमांड भी बना सकते हैं। लेकिन आरबीआई एक्ट मना करता है कि आप बियरर इंस्ट्रूमेंट किसी भी टाइप का बना नहीं सकते हैं, तो जहां जहां बियरर वर्ड है आप नहीं बना सकते। तो आपने बोल आरबीआई एक्ट बोलता है कि बियर, चूंकि नोट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, नोट में लिखा रहता है कि बियर नोट होता है, हमेशा नोट बियरर ही होता है, तो आरबीआई बोलता है चूंकि बियर हम लोग नोट ऑलरेडी अलाउ कर रखा है प्रोमिसरी नोट में, तो आप किसी भी टाइप से बियर नहीं बना सकते प्रोमिसरी नोट का। तो आप बियर के साथ टाइम इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बना सकते, मतलब बियर प्लस टाइम भी नहीं बना सकते, बियर प्लस डिमांड भी नहीं बना सकते। आप प्रोमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाओ, नाम लिख के ही बनाओ, ऐसा आरबीआई ने बोला। तो ऑर्डर के साथ टाइम, ऑर्डर के साथ डिमांड, दोनों ही बनाओ, दोनों ही कॉम्बिनेशन चल जाएगा, लेकिन बियर का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त, क्या यहाँ तक क्लियर है, तो हाँ यहाँ पे क्लियर है। क्या इसको स्टैंपिंग भी करना पड़ेगा, हाँ जी हाँ, स्टैंपिंग भी करना पड़ेगा, बिना स्टैंपिंग के काम नहीं चलेगा प्रोमिसरी नोट का। तो प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, और उसको कैंसिल्ड भी करना पड़ेगा, या तो सिग्नेचर करके, या इनिशियल नाम का पहला शब्द लिख के, या फिर किसी भी तरीके से अदरवाइज कैंसिल वगैरह वर्ड लिख के भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 5 में अब हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ये भी इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में, आंसर यस, ओरल नहीं चलेगा। क्या यहाँ पे ऑर्डर लिखा होगा, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा है, इसको भी क्या साइन मेकर करेंगे, हाँ ड्रॉवर को साइन करना पड़ता है, और सर्टेन पर्सन को पेमेंट करने की बात होगी। क्या यहाँ पर भी हम सिर्फ मनी पे करेंगे, आंसर यस। ओनली टू किसको पे करेंगे, ओनली टू ए सर्टेन पर्सन, ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पे कर सकते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बनाया था, कितने पार्टी होते हैं भाई, कितने पार्टी होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एक ड्रॉवर होगा, एक ड्रॉई होगी, मतलब ड्रॉई कोई भी पर्सन हो सकता है, वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको एक्सेप्टर बोलेंगे। अच्छा, एक्सेप्टर की लायबिलिटी हमेशा लायबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल होगा, प्राइमरी एंड अनकंडीशनल लायबिलिटी होता है हमेशा एक्सेप्टर का।
जिसको पे किया जाएगा, जिसको भी पे किया जाएगा उसको पे ही बोलेंगे। तो पे ही किस केस, इस केस में ड्रॉवर, क्या एक पर्सन दो रोल निभा सकता है? क्या ड्रॉवर एंड पे भी एक पर्सन हो सकता है? आंसर यस, एक पर्सन दो रोल निभा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कितने पार्टी होंगे, कितने ही पार्टी होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में? तीन पार्टी होते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉवर। जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉवर बोलते हैं। अच्छा, जिसको पेमेंट किया, जो पेमेंट करने वाला है पार्टी, जिसपे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है, जिसपे ड्रॉ किया गया है उसको ड्रॉई बोलते हैं। ठीक है। ऑन एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो उसको क्या बोलने लगे? एक्सेप्टर बोलने लगेंगे हम लोग। और इसकी लायबिलिटी क्या होगी? प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। पेई कौन होगा? जिसको पेमेंट मिलने वाला है उसको हम लोग पेई कहेंगे, जिसको पेमेंट मिलने वाला है और इसको पेमेंट मिलेगा। अच्छा, प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में मिस्टर सैम, ये वही बात है जो हम लोगों ने नोट्स में ऑलरेडी देख लिया है, जो हम लोगों ने जो फोटो बनाया था वही बात यहाँ पे बोल रहा है। प्रोसेस कोई खास बात नहीं है। अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल, नेगोशिएबल नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज पे हम लोग आते हैं। इट मस्ट बी राइटिंग, क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। क्या ये राइटिंग में होना चाहिए? आंसर है यस। मस्ट कंटेन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। याद करो प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर टू पे। ऑर्डर मस्ट, द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डिफिनिट एंड अनकंडीशनल। ऑर्डर टू पे भी हमेशा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिफिनिट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। इन द सेम वे जैसे प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस कैसा होना चाहिए? डिफिनिट एंड अनकंडीशनल। तो ये सब कुछ सेम टू सेम है। The drawer must sign the instrument। क्या ड्रॉवर को साइन करने की भी जरूरत पड़ेगी? हाँ, ड्रॉवर को साइन करना है इंस्ट्रूमेंट को। ड्रॉवर, डॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, तीनों ही पार्टी सर्टेन होना चाहिए। और फिर एज पर आरबीआई एक्ट 1934 बिल ऑफ एक्सचेंज कैनॉट बी मेड पेबल बियरर ऑन डिमांड, नहीं बना सकते। उसमें तो बियरर बनाना ही अलाउड नहीं था प्रोमिसरी नोट में, लेकिन यहाँ बोला कि आप बियरर इंस्ट्रूमेंट तो बना सकते हो लेकिन डिमांड वाला नहीं बना सकते हैं। चलो देख लेते हैं क्या नहीं बना सकते हम लोग। देखो कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। बियरर प्लस टाइम एज पर एनआई एक्ट अलाउड है। ऑर्डर प्लस टाइम अलाउड है, एनआई एक्ट के तहत तो सब कुछ अलाउड है। बियरर प्लस टाइम बना सकते हैं, ऑर्डर प्लस टाइम बना सकते हैं, बियरर प्लस डिमांड बना सकते हैं, ऑर्डर प्लस डिमांड बना सकते हैं। लेकिन आरबीआई एक्ट मना करता है क्या चीज बनाने के लिए? बोलता है बियरर प्लस डिमांड बनाने के लिए मना करता है कि बियरर प्लस डिमांड आप नहीं बनाओ। ये आरबीआई एक्ट 1934 क्या सेक्शन नंबर 31 जो है सो मना करता है कि ये चीज आपको नहीं करना है। क्या क्लियर है इतना? हाँ जी हाँ, क्लियर है इतना। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद दी सम मस्ट बी सर्टेन, जितना हम लोग पे करने वाले हैं वो सर्टेन होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी एंड मनी ओनली, सिर्फ और सिर्फ हम लोग पे करेंगे क्या? मनी और मनी ओनली को ही पे करेंगे इसमें। और ये स्टैंप होना चाहिए और स्टैंप उसी तरीके से कैंसिल हो सकता है। फिर ये डिफरेंस आप लोग देख लेना, डिफरेंस में कुछ खास नहीं है। ये इसमें तो मीनिंग लिखा हुआ है, डिफिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रॉमिस टू पे होगा, ये ऑर्डर टू पे होगा। यहाँ पे सिर्फ दो पार्टी होता है प्रॉमिस नोट में, मेकर एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होता है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। उसके बाद एक्सेप्टेंस, कोई भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है किसमें? प्रॉमिसरी नोट में। जबकि हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी। पेबल टू बियरर कौन होगा? पेबल टू बियरर नहीं बन सकता, कभी भी पेबल टू बियरर नहीं बन सकता। कौन? प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर बन ही नहीं सकता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बेरर बन सकता है, टाइम के साथ बेरर बन सकता है, लेकिन बेरर डिमांड के साथ नहीं बन सकता, यही बात लिखा हुआ है। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 में हम लोग क्या बात करेंगे? चेक के बारे में। चेक क्या होता है? चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है कि ड्रॉन होता है हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पे और पेबल ऑन डिमांड होता है। तो चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो नेचर है वो किसके जैसा है? बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा। जैसे इसमें भी तीन पार्टी होते हैं, बिल्कुल तीन पार्टी होते हैं, लेकिन चेक हमेशा ड्रॉन होगा किस पे? बैंकर पे होगा, बैंकर पे ही ड्रॉन होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे कि मैंने सीए वैभव ने चिंटू को चेक दिया था, चेक 500 रुपए का दिया था, तो जिसको चेक देते हैं उसको पेई बोलते हैं। जिस बैंक का मैं चेक दे रहा हूं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रॉई बैंक। तो मेरा यूनियन बैंक है, तो मेरा यूनियन बैंक क्या है? ड्रॉई बैंक है। चेक जब भी मैं बोलूंगा कि ये बैंक तुमको पेमेंट करना है चिंटू को, तो बैंक को करना पड़ेगा। तो चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जब भी मैं डिमांड करूंगा बैंक को चेक का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा। चिंटू अपना चेक
चेक कहाँ जमा करेगा, एचडीएफसी को। एचडीएफसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कलेक्टिंग बैंक। एचडीएफसी कैसे करेगा, स्कैन इमेज भेजेगा चेक को, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्कैन इमेज ऑफ फिजिकल चेक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। और याद करो हम लोग ई चेक भी बना सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। कहाँ पे भेजेगा, चेक को कलेक्ट करने के लिए क्लियरिंग हाउस भेजा जाएगा। क्लियरिंग हाउस फिर यही इमेज को क्या किया जाएगा, यूनियन बैंक को भेज देगा और वहां से बोलेगा कि यूनियन बैंक तुमको पेमेंट करना है, चिंटू को पेमेंट करना है, एचडीएफसी बैंक का ये अकाउंट नंबर है, उसमें आप पेमेंट कर दो। ठीक है। चेक की वैलिडिटी कितनी पीरियड की होती है, चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। चेक में क्या इंक्लूड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक करते हैं, जिसको बोलते हैं स्कैन्ड इमेज ऑफ फिजिकल चेक। और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ई चेक, जो कि हम लोग कैसे बनाते हैं, वेबसाइट पे जाके बना सकते हैं। वेबसाइट पे जाके हम लोग इसको बना सकते हैं, जो भी यूनियन बैंक की वेबसाइट है उस पे जाके हम लोग कैसे, जब ऑनलाइन तरीके से जाएंगे उस पे डिजिटल सिग्नेचर या फिर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली साइन करके ये चेक बना सकते हैं। अब आ जाओ कि यही बात यहाँ पे लिखा है, चेक द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या है कि हमेशा पेबल होगा किस पे, डिमांड पे। इसमें इंक्लूड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसको इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग। चलो ये हो गया क्या, हाँ। तो ऐसा एक चेक का मैंने आपको बताया था कि चेक ऐसा ही होता है, इसमें बियरर कट देते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर चेक हो जाएगा। अगर बियरर रहेगा तो बियरर चेक बन जाएगा। पेबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा ही पेबल ऑन डिमांड होगा, मींस इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पेड व्हेनेवर द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट टू द ड्रॉई। जब भी हम लोग बोलेंगे तभी पेमेंट होगा। फ्यूचर डेट के लिए हो सकता है, कोई फिक्स्ड फ्यूचर डेट है क्या, कोई भी फिक्स्ड फ्यूचर डेट नहीं है। जब भी प्रेजेंट होगा बैंक को इसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। बैंकर का मीनिंग क्या होगा, बैंकर का मीनिंग नॉर्मल बैंक, और पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक वाला है उसको भी यहाँ पे हम लोग बैंकर बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ चेक में आते हैं, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चेक जो कि हम लोग वेबसाइट के थ्रू बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ई चेक, यानी कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलेंगे। उसके बाद आता है क्या, इसको हम लोग कैसे साइन करें, डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर सकते हैं, बायोमेट्रिक सिग्नेचर कर सकते हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी भी तरीके से इसको साइन करके चल सकते हैं। ट्रंकेटेड चेक किसको बोलते हैं, ट्रंकेटेड चेक में से चेक वो है जिसको स्कैन किए, जो चेक को स्कैन किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। तो इसको कौन कर सकता है स्कैन, या तो क्लियरिंग हाउस करेगा, या पेइंग बैंक करेगा, या फिर रिसीविंग बैंक, कोई भी क्या कर सकता है इसको क्या कर सकता है, इसको स्कैन कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट किया जाएगा, फिजिकल मूवमेंट उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, फिजिकल मूवमेंट उसके बाद कोई काम का नहीं है। क्लियरिंग हाउस कौन सा किसको बोलते हैं हम लोग, जो आरबीआई बनाता है उसी को हम लोग क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का सिमिलरिटी है, यहाँ पे एक बार देख लेना, देखना यही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी हो सकता है, जबकि चेक में हमेशा बैंकर होंगे। ये फ्यूचर डेट ऑन डिमांड, टाइम ऑफ पेमेंट फ्यूचर डेट ऑन डिमांड होता है ये, और फ्यूचर मतलब टाइम भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डिमांड भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन चेक हमेशा ही डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये भी राइटिंग होगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, कंटेन इंस्ट्रक्शन टू थर्ड पार्टी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंकर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं पेमेंट करने का। पार्टीज टू द चेक कितने होंगे, एक होगा ड्रॉवर, जो जिससे सीए वैभव जो है ड्रॉवर है। इस केस में देखो, इस केस में कहा गया भैया, कहाँ गया, हाँ सीए वैभव क्या है, ड्रॉवर है, बैंक जो है ड्रॉई है, और जो पेमेंट है वो है चिंटू। अच्छा, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं क्या, अगर यूनियन बैंक पे नहीं करेगा तो किसी और पर्सन का नाम लिख सकता हूं, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड में। हाँ, मैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड में किसी और पर्सन का नाम लिख सकता हूं। जब भी जरूरत होगा आप उसके पास चले जाना। अगर बैंक पेमेंट नहीं करता तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास जाके आप पेमेंट ले लेना, ये ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बोलते हैं हम लोग। चलो, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेक क्या है कि सारे के सारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वही वाले होंगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज के हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दो चीजें अलग होंगी कि ये हमेशा बैंकर को ड्रॉ किया जाएगा, बैंकर पे ड्रॉ किया जाएगा, और इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है। अब आता है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं। आ जाओ तो चलते हैं हम लोग अपने नोट्स पे जो कि हम लोगों ने लिख के बनाया है। आ जाओ, देखो भाई, एक चीज मैं हमेशा बता दूं, जहां कहीं दिक्कत हो आप मेरा फुल फ्लेज लेक्चर है उसमें जाके डिटेल में देख लेना। ये तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, वो भी एकदम सुपर फास्ट तरीके से सब कुछ कवर करते हुए रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर कहीं भी दिक्कत हो तो वो जाके 6-7 लेक्चर का एक पूरा बनाया हुआ है, 6-7 लेक्चर का फुल फ्लेज लेक्चर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसमें जाके देख लेना। अभी तो रिवीजन करना है अपने को। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब स्वदेशी इंस्ट्रूमेंट, भारत का इंस्ट्रूमेंट। कैसे मानेंगे टाइप 1 टाइप 2 में फॉल करना चाहिए। टाइप 1 मतलब क्या,
अगर इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन इन इंडिया, ये बेसिक कंडीशन है, ये दोनों ही जगह देख लो, ये दोनों ही जगह है, तो ये है बेसिक कंडीशन, ये है बेसिक कंडीशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया होना चाहिए। अगर ड्रॉन और मेड इन इंडिया नहीं है तब तो हम चेक ही नहीं करने जाएंगे, तब डायरेक्ट बोल देंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये मेड और ड्रॉन इन इंडिया है, ये तो बेसिक कंडीशन है, ये होने के बाद हम लोग दूसरा चेक करेंगे कि क्या पेबल इन इंडिया है। मेड और ड्रॉन इन इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये है क्या है, ये क्या है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर मेड इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन इन इंडिया है लेकिन पेबल इन इंडिया नहीं है, तब भी घबराने की बात नहीं है, एक टाइम और है अपने पास, एक मौका और है। हम लोग देखते हैं क्या ड्रॉइंग इंडिया में है, मतलब क्या ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पर्सन पे ड्रॉ किया गया है। अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पर्सन पे ड्रॉ किया गया तब भी इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने कब कब हम लोग बोलेंगे, पहले इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए, प्लस पेबल इन इंडिया होना चाहिए। अगर पेबल इन इंडिया नहीं भी है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन इन इंडिया है, लेकिन साथ ही साथ ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। जब एक बार ही बोल दे बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा तो उसको हम डायरेक्ट बोल देंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। या फिर इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन इन इंडिया है लेकिन पेबल आउटसाइड इंडिया है, पेबल आउटसाइड इंडिया है, एंड ड्रॉन अपॉन ए पर्सन नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे ड्रॉ ही नहीं हुआ है, तब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों कंडीशन मतलब सिर्फ ये पूरा हो रहा है, ये दोनों पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है भाई, ये तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अपना है ही नहीं। ओके भैया, तो हाँ 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 ओके, आ जाओ अपना हम लोग देखते हैं। तो बोला कि इनलाइन इंस्ट्रूमेंट कब बोलेंगे, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट मींस प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई भी सा भी इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉन और मेड इन इंडिया हुआ है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया हुआ है, प्लस पेबल इन इंडिया है, या पेबल इन इंडिया नहीं भी है तो बेसिक कंडीशन ये है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया है प्लस ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तभी इसको इनलाइन इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, जो कि इनलाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो इसके देख लो, इसमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कुछ, तो यहाँ पे ज्यादा समझ में आ जाएगा। ए प्रोमिसरी नोट मेड इन दिल्ली है, दिल्ली में बना है, अपेबल इन मुंबई में है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मेड ड्रॉन इन इंडिया है, हाँ पेबल इन इंडिया है, यानी कि टाइप 1 में फॉल कर गया है, टाइप 1 हो बोलेंगे इसको, हाँ क्या हो जाएगा, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन चेन्नई, क्या इंडिया में ड्रॉ हुआ है, हाँ हाँ हाँ, और रेसिडेंट इन इंडिया पे ड्रॉ हुआ है, बिल्कुल क्या हो गया, टाइप 2 में फॉल कर गया, क्या कहलाएगा, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट। चेक ड्रॉन इन कोलकाता हुआ है, कोलकाता में ड्रॉ हुआ है, यानी इंडिया में ड्रॉ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पेबल इन लंदन है, अरे पेबल इन लंदन है, इसको इनलैंड नहीं बोलेंगे, लेकिन एक कंडीशन और है, टाइप 2 में जाके देखते हैं, अरे भैया लेकिन ये ड्रॉ किस पे हुआ है, किस पे ड्रॉ हो गया है, ड्रॉ ही कहाँ का है, ड्रॉई है ड्रॉन अपॉन ए पर्सन नॉन रेसिडेंट पे ड्रॉ, अरे ये तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सिंगापुर, सिंगापुर में डायरेक्ट ड्रॉ हो गया, अरे भैया तब तो ये बेसिक कंडीशन ही मीट नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे। प्रोमिसरी नोट मेड इन न्यूयॉर्क, मेड ही हुआ है न्यूयॉर्क में, बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ए चेक ड्रॉन इन मुंबई, ड्रॉ हुआ है मुंबई में, और पेबल कहाँ पे है, मुंबई में, अरे टाइप 1 में आ गया, मेड और ड्रॉन इन इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया, क्या हो गया, क्या कहलाएगा इसको, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन लंदन, कहाँ ड्रॉ हुआ है, लंदन में ड्रॉ हुआ है, और पेबल ही कहाँ पे, पेरिस में है, अरे पेबल पेरिस में है, टाइप 1 तो है नहीं। अब देखते हैं कि टाइप 2 है क्या, मेड अपॉन ए पर्सन ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये तो यूके के रेसिडेंट पे ड्रॉ हो गया, ये फिर क्या हो गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया है। अब है कि लायबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉर और ऑफ फॉरेन बिल क्या है, लायबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉर ऑफ फॉरेन बिल का लायबिलिटी क्या है। अब देखो भाई, तो हम लोग दो ही चीज यहाँ पे देखते हैं, मेकर और ड्रॉर पे कहाँ का रूल लगता है, कहाँ का लॉ लगता है, तो प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज मेड, तो मेकर और ड्रॉर पे हमेशा ही लॉ लगेगा, जहां पे इंस्ट्रूमेंट बना है, जहां पे इंस्ट्रूमेंट बना है वहां का उस पर लॉ लगेगा। लेकिन एक्सेप्टर एंड इंडोर्सर पे कहां पर लॉ लगता है, जहां पे उसका पेबल है। तो हम लोग सिंपल बता रहा हूं मैं, अगर इंस्ट्रूमेंट बना ड्रॉ, अगर ड्रॉर पे कहां का मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ है तो मेकर एंड ड्रॉर पे कहां का रूल लगेगा, कहां का रूल लगेगा, तो जहां पे उसको ड्रॉ किया गया है।
और एक्सेप्टर है इंडोर्सर का कहा, एक्सेप्टर है इंडोर्सर को कहाँ का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, तो जहां पे उसको पे किया गया है, जहां पे वो पेबल है, जहां पे वो पेबल है इंस्ट्रूमेंट, वहां का लॉ उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय अर्पित, अर्पित जो है जर्मनी का है, वहां पर ड्रॉ किया है। और एक्सेप्टेड बाय, बना कहां पे है, जर्मनी में, और एक्सेप्टेड कौन किया है, ब्रूनो ने। और पेबल कहां पे का है, पेबल कहां पे, लंदन में है। तो बताओ यहाँ पे कहां का रूल लगेगा, तो भाई अगर अर्पित ने बनाया है तो अर्पित ने ड्रॉवर है तो अर्पित पे लग जाएगा जर्मनी का लॉ। और ब्रूनो ने एक्सेप्ट किया है तो ब्रूनो को कहाँ का पे हमेशा फॉलो करने पड़ेगा, जहां पे ये पेबल है, यानी कि यूके का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अब इंडोर्सर कौन है, जो इंडोर्स हुआ है इंडिया में, अब डिजॉनर हो गया इंडिया में आके। अब बोला है कि जर्मनी का रेट 14% है, यूके का रेट 4% है। तो अगर देव लाइबल कर रहा है किसको, अर्पित को, अगर लाइबल कर रहा है तो अर्पित को 14% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो किसको लाइबल कर रहा है, अगर वो ब्रूनो को लाइबल कर रहा है तो उसके केस में उसको 4% का इंटरेस्ट लगाएगा, यही बात बोल रहा है। लेकिन अगर मान लो देव भी किसी को इंडोर्स किया था, देव भी किसी को इंडोर्स किया था इंस्ट्रूमेंट, तो देव भी लाइबल हो जाएगा। तो देव पे कितना लगेगा, तो वही जहां पे पेबल था 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, जहां पे इंस्ट्रूमेंट पेबल था, जहां पे इंस्ट्रूमेंट पेबल था। अब आते हैं होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स की बातें हम लोग बात करेंगे। होल्डर कौन होता है, होल्डर एंड ड्यू कोर्स क्या होता है, फटाक से हम लोग ये देखने वाले हैं अभी। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते हुए एक बार हम लोग फटाक से होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स को पढ़ लेते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स को पढ़ने के लिए। अच्छा, होल्डर, होल्डर में दो शक्ति चाहिए, होल्डर होने के लिए दो शक्ति चाहिए, आपका पोजीशन इन हिज ओन नेम, आपके पास अपना पोजीशन होना चाहिए, साथ साथ राइट टू रिसीव अमाउंट होना चाहिए, राइट टू रिसीव अमाउंट होना चाहिए। अगर ये दो शक्ति है तो आपको क्या बोलेंगे, हम लोग होल्डर बोलेंगे। अगर ये दो शक्ति है तो आपको हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डर। यानी कि पोजीशन, आपके पास पोजीशन है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिला है उस पर आपका नाम लिखा है। अगर आपका नाम लिखा है यानी आपको राइट टू रिसीव अमाउंट है। अगर आपके पास ये दो शक्ति है तो आपको होल्डर बोलेंगे। और आप होल्डर हो तभी आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकते हैं, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए आपको होल्डर होना जरूरी है। कहने का मतलब ये क्यों देख रहे हैं सर, ये देखने की जरूरत ही क्या है, अरे भैया देखने की बहुत जरूरत है। फाउंडेशन में बहुत कम हम लोग का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। अगर पूरा फुल फ्लेज पढ़ते तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स एकदम, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हीरो है, इस पूरे एक्ट का हीरो है। और होल्डर कौन है, साइड हीरो है, साइड हीरो, और हीरो की पूरी कहानी है। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए 5 शक्ति चाहिए, शक्ति शक्ति शक्तिमान। अगर 5 शक्ति है आप में तो उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे, और 2 शक्ति है तो होल्डर बोलेंगे। भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए कितने शक्ति चाहिए, सबसे पहले पोजीशन इन हिज ओन नेम चाहिए, पोजीशन है अपने नेम से, यानी ये होल्डर वाला कंडीशन। और आपके पास राइट टू रिसीव अमाउंट है, तो आप क्या है, होल्डर है। होल्डर के होने के साथ साथ अगर आपने कंसिडरेशन दिया हुआ है, यानी कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा जिसमें आपने क्या किया है, कंसिडरेशन दिया है, तभी आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट में चेक मिला है, यानी या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट में मिला है, यानी कि आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया है, तो आप कभी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकते। उसके बाद आपने पोजीशन जो लिया है इंस्ट्रूमेंट का, आपने पोजीशन जो लिया है इंस्ट्रूमेंट का, वो बिफोर मैच्योरिटी लिया है, आपने गुड फेथ में लिया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप होल्ड कर रहे हो गुड फेथ में होल्ड कर रहे हो, तभी आप बन सकते हो क्या, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर ये पांचों में से एक भी कमी है तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो ही नहीं सकते। भले ही आपने बिफोर मैच्योरिटी लिया है, भले ही आपने गुड फेथ में लिया है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं दिया है तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन जैसे ए ने गिफ्ट दिया है चेक बेबी को, अब बेबी क्या है, बेबी अपने नाम से पोजीशन ले सकती है, आंसर यस। क्या राइट टू रिसीव अमाउंट है, हाँ, लेकिन बेबी ने कंसिडरेशन नहीं दिया है, गुड फेथ में ली है, भले ही मैच्योरिटी से ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेबी हमेशा क्या है इस केस में, बेबी को हम लोग क्या मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ होल्डर मानेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स मानेंगे नहीं। लेकिन बेबी ने किसी को चेक दे दिया, बेबी ने किसी को चेक दिया शॉपकीपर को, और शॉपकीपर से सामान खरीद रही है, तो बेबी ने इंडोर्स किया है बेसिकली चेक। तो इंडोर्स जो किया है, तो जिसको इंडोर्स किया है तो क्या उसको पोजीशन इन हिज ओन नेम आ गया, हाँ। क्या राइट टू रिसीव अमाउंट है, हाँ। क्या कंसिडरेशन उसने दिया है, अरे भाई शॉपकीपर है तो सामान बेच के उसको चेक मिला है। क्या गुड फेथ में लिया है, हाँ। क्या मैच्योरिटी से पहले लिया है, यस। तो शॉपकीपर को क्या बोलेंगे हम लोग, होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात लिखा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए होल्डर प्लस कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी एंड गुड फेथ में चाहिए होगा। तो ये अपने लोगों ने देख लिया है, एक सेकंड बस आप रुक जाना, इसको मैं
जल्दी से इसको क्या कर लूं। एक बात बताओ, क्या आपने अगर चोरी किया है चेक को तो क्या आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएंगे? आंसर इज नहीं। अरे भाई आप तो होल्डर ही नहीं बनेंगे, क्योंकि चोरी करने पे आपको क्या नहीं मिलता है, पोजीशन इन हिज ओन नेम तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या नहीं बनेंगे, क्या नहीं कहलाएंगे, क्या नहीं कहलाएंगे। तो आंसर है आप कभी भी क्या नहीं कहलाएंगे, तो आप होल्डर ही नहीं कहलाएंगे। होल्डर नहीं कहलाएंगे तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होने की बात ही नहीं है। तो यहां तक होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आते हैं किस पे, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट। इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि अमाउंट नहीं लिखा गया है या इंस्ट्रूमेंट पे ही लिख दिया गया है कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, जो भी होल्डर होगा उसके पास पावर है इसको कंप्लीट करने का। तो देखो हम लोगों ने एग्जांपल देखा हुआ था इनकोट इंस्ट्रूमेंट का। देखो राहुल राहुल है और राहुल के एक बेबी है, राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम है बेबी। अब बेबी के एक पिताजी हैं जिनका नाम है ससुर जी। राहुल जाता है किसके पास, ससुर जी के पास। तो ससुर जी बोलता है कि मेरे बेटी को छोड़ दो, तुमको जितना मुंह मांगा पैसा देंगे। तो ससुर जी ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसमें पैसा नहीं लिखते हैं, कोई भी अमाउंट नहीं लिखते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, इनपुट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ससुर जी तो राहुल बोलता है कोई बात नहीं, इसमें तो जितना मन उतना क्या कर लेंगे हम लोग, जितना मन उतना इसमें अमाउंट भर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, तो देखो अगर इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले क्या इंस्ट्रूमेंट स्टैंप होना चाहिए, यस प्रोमिसरी नोट स्टैंप होना चाहिए। जब भी प्रोमिसरी नोट स्टैंप होगा तो क्या स्टैंप कोई एक अमाउंट को कवर कर रहा होगा क्या, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट को कवर कर रहा होगा क्या? आंसर यस, स्टैंप हमेशा एक मैक्सिमम अमाउंट को कवर कर रहा होगा। तो जब भी स्टैंप मैक्सिमम अमाउंट को कवर कर रहा होगा तो याद रखना कि उस अमाउंट से ज्यादा तब उस इंस्ट्रूमेंट से तो निकाला ही नहीं जा सकता। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर ससुर जी ने अपना इंटेंडेड अमाउंट भी बताया है, ससुर जी ने बोला कि देखो बेबी अपने लड़के से बोल देना, अपने बॉयफ्रेंड से बोल देना कि 30 लाख से ज्यादा नहीं निकाले, 30 लाख से ज्यादा रुपया नहीं निकाले। तो इंटेंडेड अमाउंट कितना है, 30 लाख। तो इस केस में राहुल को तो गिफ्ट किसके लिए मिला है, गिफ्ट मिला है। तो क्या राहुल इस क्या है, होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? आंसर इज होल्डर है। तो होल्डर कितना रिसीव कर सकता है, इंटेंडेड अमाउंट ही रिसीव कर सकता है, इंटेंडेड अमाउंट ही रिसीव कर सकता है, इंटेंडेड अमाउंट से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन राहुल ने अगर इंस्ट्रूमेंट राजेश को दे दिया, राजेश से कोई सामान खरीद रहा है, राजेश यहाँ पे क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया क्योंकि उसने कंसिडरेशन से लिया है। तो इस केस में राजेश कितना रिसीव कर सकता है, तो राजेश पूरा पूरा 1 करोड़ रिसीव कर सकता है। किससे, तो ससुर जी से, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कितना रिसीव कर सकता है, अप टू द अमाउंट सपोर्टेड बाय कितना स्टैंप। तो अगर 2 करोड़ रुपया अगर लिख दे रहा है तो 2 करोड़ नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि स्टैंप 1 करोड़ तक का ही कवर कर रहा है। तो जितना अमाउंट कवर कर रहा है स्टैंप उतना तक ही होल्डर इन ड्यू कोर्स ले सकता है। और होल्डर कितना अमाउंट ले सकता है, तो जितना अमाउंट इंटेंडेड हो, किसके द्वारा, साइनर के द्वारा, जितना अमाउंट क्या हो इंटेंडेड हो। यही बात लिख रहा है कि ड्रॉअर मेकर एक्सेप्टर एंडोर्सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन इंस्ट्रूमेंट, और उसके पास पावर है किसको क्या करे, जो क्या करे उसको मतलब कंप्लीट करे इंस्ट्रूमेंट, अगर साइनर ने इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट दे दिया है तो भाई देखो अगर होल्डर है तो होल्डर कैन रिकवर ओनली टू द इंटेंडेड अमाउंट। लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो एनी अमाउंट रिकवर कर सकता है, बट अप टू द अमाउंट कवर्ड बाय स्टैंप एफिक्स्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो यही वो एग्जांपल है जो कि आप एक बार देख लेना, इसमें वही सारी बातें लिखी है कि होल्डर सिर्फ इंटेंडेड अमाउंट तक रिसीव कर सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कितना अमाउंट रिसीव कर सकता है, अप टू द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैंप। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्लियर नहीं है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हमेशा ही बोलते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, जो कि देखने से समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट है क्या। देखो कहाँ गया अपना लिखा हुआ, आ जाओ। देखो जैसे कि एक पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ये पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, लिखा है आई ऑर्डर टू माई सेल्फ, बोला कि मैं अपने आप को ऑर्डर दे रहा हूं कि पे करो 10,000 रुपया रवि को और उसके ऑर्डर पे। तो ये इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि ड्रॉवर भी कौन है, यही पर्सन, ये पर्सन ड्रॉवर भी है,
एट द सेम टाइम ये खुद को ऑर्डर भी दे रहा है, तो ड्रॉई भी कौन है, मतलब खुद को ही पेमेंट करना है। एक तो ये यानी ड्रॉई का नेचर इसमें हो रहा है, तो इसको प्रोमिसरी नोट एक मिनट के लिए मान सकते हैं। एट द सेम टाइम इससे पता चला कि खुद को ऑर्डर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, टेक्निकली प्रॉमिस ही तो खुद कर रहा है ना पेमेंट करने का, तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोला जा सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी बोला जा सकता है। तो अब रवि पे निर्भर करता है कि इसको ये क्या कंसिडर करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज भी रवि कंसिडर कर सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी कर सकता है। लेकिन जो एक बार रवि ने मान लिया, जो भी इसको एक बार इलेक्ट कर लिया, रवि को यही फॉलो करना पड़ेगा। रवि मान लो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान लेता है, तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मानते हुए ट्रीट करना पड़ेगा। रवि मान लो इसको प्रोमिसरी नोट मान लेता है, तो उसको प्रोमिसरी नोट मानते हुए ही आगे ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो एक बार ट्रीट कर लिया उसको उसी अकॉर्डिंग बात काम करना पड़ेगा। बस यही बात बोलता है कौन, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। बोला कि एन इंस्ट्रूमेंट may be construed understood either as a promissory note or bill of exchange. The holder may at his election treat it as either, या तो promissory note मान सकता है या bill of exchange मान सकता है। Instrument shall be henceforward treated accordingly, उसी accordingly बाद में उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। Ambiguous instrument is vague, ये सर्टेन नहीं है, इसमें या तो समझा जा सकता है promissory note या bill of exchange। दो होल्डर के पास राइट है, चॉइस है, इसको दोनों में से कोई एक चूज कर सकता है। लेकिन एक बार अपना राइट आपने एक्सरसाइज कर लिया, यानी कि आपने अगर प्रोमिसरी नोट मान लिया तो प्रोमिसरी नोट ही मानेंगे बाद में, और आपने बिल ऑफ एक्सचेंज मान लिया तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही मानते चलेंगे इसको बाद में। आफ्टर चूजिंग वन टाइप, होल्डर कैन नॉट उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने अभी तक जितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, एक बार अच्छे से देखना। ऑलरेडी मैंने काफी फास्टली इसको कवर किया है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप फुल फ्लैश इसका लेक्चर देख सकते हो, और लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाया है, पार्ट बाय पार्ट इतना सारा बनाया है जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक मैंने कवर किया है, तो आप देख लो, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट और हम लोग बनाएंगे इसी का, उसमें हम लोग निगोशिएशन से कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में फिर से एक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।